Assalamualaikum my dear students, we are back with another video and in today's video we will discuss unit number 1 physical quantities and the measurement और आज जो है हम अपना सेकंड टॉपिक कवर करेंगे। एक दफ़ा फिर से बता दूं, हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं क्लास 9th की सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरो और हम जो हमारा जो यूनिट है दैट इज़ फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड द मेजरमेंट। प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, फ़िज़िक्स कैसे कहते हैं, ब्रांचेस पढ़ी थी और क्या चीज़ कवर की थी, हमने इम्पॉर्टेंस पढ़ी थी कि हम फ़िज़िक्स की इम्पॉर्टेंस सोसाइटी में क्या है। और हमने एंड में थैंक यू भी किया था फ़िज़िक्स को फॉर बीइंग हेल्पिंग अस इन आवर डेली लाइफ, जो जिसकी वजह से हमारी लाइफ कितनी आसान हो गई है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ 1.2 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब जो है थोड़ा सा जो है अपने मतलब माइंड्स को थोड़ा सा अपने माइंड को थोड़ा सा जो है ना अब वो हायर लेवल की तरफ जाते जाएं। पहले तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, आज की वीडियो के अंदर जो है वो थोड़ी लेंदी भी हो सकती है क्योंकि आज हम थोड़े से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। टॉपिक है हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हम आज की वीडियो के अंदर वो इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे जो कि हमें नापने में हेल्प करते हैं। फिज़िक्स इज़ मच कंसर्न, जो हमारी फ़िज़िक्स है वो किससे लिंक करती है, कंसर्न करती है विद द मैटर एंड द एनर्जी। किससे लिंक कर रही है, कंसर्न कर रही है विद द मैटर एंड द एनर्जी एंड द इंटरेक्शन विच इज़ explained with the help of describing mathematical relationship between various physical quantities. All the physical quantities are important for describing nature around us. देखें बच्चों, इस पूरे जो 4 लाइनें हैं इसके अंदर ये चीज़ बताई गई है कि जो भी इंटरेक्शन हो रही है मैटर और एनर्जी की, उसको हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। कोई भी अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो उसकी मेजरमेंट के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं, तभी तो हम कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट कैरी ऑन कर सकते हैं ना। बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के या मेजरिंग टूल के तो हम नहीं मेजर कर सकते। तो उस चीज़ को मेजर करने के लिए क्या बनाए गए, इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए हैं। जैसे हमने पहले बताई थी, सूरज की बात की थी, टेम्परेचर की बात की थी, थर्मोडायनेमिक्स की जब एग्जांपल पढ़ी थी, हीट एंड टेम्परेचर की बात की थी, सोलर पैनल की बात की थी। तो वो सारी चीज़ें अगर हम उसको मेजर करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कोई एक टूल होगा जिसकी वजह से हम टेम्परेचर को मेजर कर सकेंगे। तो हम उन इंस्ट्रूमेंट्स को जानेंगे और समझेंगे। उसके बाद आगे कह रहे हैं a physical quantity is a physical property or the phenomenal body or a substance that can be quantified by the measurement। यानी कि फ़िज़िकल क्वांटिटी वो चीज़ है जिसे हम मेजर कर सकते हैं। यानी अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो आप गुस्से को मेजर नहीं कर सकते। आप बहुत खुश हैं, जो खुशी है उसको मेजर नहीं कर सकते। आपको किसी से मोहब्बत है, आप उस मोहब्बत को क्वांटिफाई नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि मुझे 5 किलो मोहब्बत है, मुझे 10 किलो मोहब्बत है, या मैं आज जो है वो 100 किलो खुश हूँ। आप उसको मेजर नहीं कर सकते। वो जो इमोशंस हैं वो मेजर नहीं हो सकती, लेकिन फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कैन बी मेजर्ड। आप उन्हें नाप सकते हो, बताओगे कि भाई कितने ग्राम है, ठीक है, वज़न है तो कितने किलो है, ठीक है। इस चीज़ को क्वांटिफाई करना मीन्स नापना। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आ जाते हैं। अ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस बाय अ नंबर ऑफ रियल नंबर्स। यानी कि हम उसको नंबर्स दे रहे होते हैं। कोई भी चीज़ होगी, कोई भी मेजरमेंट होगी, उसको नंबरिंग में काउंट कर रहे होंगे, अलजबरा में काउंट नहीं कर रहे होंगे, XYZ में नहीं कर रहे होंगे, ABC में नहीं कर रहे होंगे, 1 2 3 में काउंट कर रहे होंगे, है ना, यूनिट। और उसका कोई ना कोई यूनिट भी होगा। जैसे अगर वज़न है तो किलोग्राम होगा, लेंथ है तो मीटर होगा। तो इस तरीके से उसका कोई ना कोई यूनिट भी है। अब फिज़िकल क्वांटिटी कैन बी क्लासिफाइड। फिज़िकल क्वांटिटीज़ कैसे क्लासिफाइड हुई हैं, 2 टाइप्स में। पहली आ जाएगी फंडामेंटल, दूसरी आ जाएगी ड्राइव। फंडामेंटल मीन्स बेसिक। फंडामेंटल का मतलब क्या आ जाता है, फंडामेंटल का मतलब आ जाता है बेसिक, BASIC, बेसिक। यानी कि बेसिक क्वांटिटीज़ हैं ये आपकी। जैसे मैंने एग्जाम्पल दी थी क्लास के अंदर कि आपके पास अरकान इस्लाम जो होते हैं वो 5 होते हैं, कलमा तैयबा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। और उसके बाद जो आपके इखलाकियात के जो बहुत सारे
टॉपिक्स निकलते हैं, सब्र तहम्मुल, पढ़ो, वालिदैन के हकूक़, हमसायों के हकूक़, इफ़ाई अहद, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो ड्राइव्ड हैं, बेसिक 5 हैं। तो इसी तरीके से फ़िज़िक्स के जो फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ हैं वो 7 हैं, और जो उनमें से ड्राइव्ड होंगी वो फिर आपको नेक्स्ट पेज पे टेबल में आपको शो कर दूँगी, तो आप उस चीज़ को देख लीजिएगा। फंडामेंटल एंड दी ड्राइव, फंडामेंटल को हम बेसिक भी कह सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि फ़िज़िक्स जो होते हैं, जो फिज़िस्ट होते हैं वो 2 होते हैं, एक मैथमेटिकल होते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल होते हैं, पढ़ा थी ना सेम। तो इस चीज़ को भी आप हाईलाइट कर लें कि 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड की गई हैं क्वांटिटीज़ जो हैं आपकी, एक फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, एक फंडामेंटल है, दूसरी आपकी ड्राइव्ड है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक डेफिनेशन दी है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड द फंडामेंटल। यानी कि वो चीज़ जो कोई और नहीं एक्सप्लेन कर सकता, यानी कि वज़न जो है वो कोई और क्वांटिटी नहीं आ सकती उसके लिए, तो हम क्या करेंगे, उसको बेसिक में रखते हैं। जैसे टाइम के लिए एक ही चीज़ यूज़ हो सकती है, ठीक है, बेसिक, उससे कोई चीज़ ड्राइव नहीं हो रही। जैसे हम कहें कि आपके पास जो है आटा जो है, ये चावल जो है वो बेसिक अनाज है, आटा, चावल, चीनी, ये क्या है, बेसिक अनाज है। और उससे ड्राइव्ड होके क्या निकल रहे हैं, ड्राइव्ड होके निकल रही है आपकी रोटी, पराठा, और आपकी अगर चीनी की बात करें तो स्वीट्स, आपके पास कैंडीज़, फिर डिफरेंट चीज़ें जो हैं आपकी निकलना शुरू हो जाएंगी। आटा आपका बेसिक हो गया और आटे से डिफरेंट चीज़ें निकल रही हैं, वो जो डिफरेंट निकल रही हैं वो क्या आ जाएंगी, ड्राइव्ड हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपको फंडामेंटल का पता होना चाहिए, जिससे कोई दूसरी चीज़ ना निकले। यानी कि आटे का कोई नैमुल बदल नहीं है, ठीक है, चावल का कोई नैमुल बदल नहीं है, यानी कि अगर चावल नहीं है तो मीन्स चावल ही होने हैं, चावल की जगह कोई और दूसरी चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती। अगर कोई, बहुत सारे बच्चे कहें कि हम नूडल्स खा लेते हैं, तो नूडल्स जो है वो आटे की सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि वो किससे बन के निकली हैं, नूडल्स वो आटे से निकल के बनी हैं, तो वो आटे से ड्राइव्ड हुई हैं। बेसिक क्या हो गया आपका, अगेन आटा हो गया। उसके बाद कह रहे हैं देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, टोटल कितनी है, 7, आपने याद रखना है, एंड आर लिस्टेड इन टेबल 1.1 अलॉन्ग विद देयर यूनिट्स। मूव करते हैं अपने टेबल की तरफ, एक रिव्यू कर लेते हैं इस टेबल का। इस टेबल के अंदर क्या बताया गया है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बताई गई हैं। इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को देख लेते हैं। एक साइड पे हमें ये सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ दिखाई गई हैं, यहाँ पे एसआई यूनिट्स आ गए। एसआई यूनिट्स जो होते हैं ये आप लिख लो, स्टैंडर्ड जो है ना इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं। ये एसआई यूनिट मीन्स स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होते हैं। सिंबल ऑफ यूनिट और उनके सिंबल्स बता दिए गए। पहला हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो लेंथ है, एसआई यूनिट मीटर है, रिप्रेजेंट करते हैं एम से। मास्क किलोग्राम, केजी, टाइम सेकेंड, स्मॉल एस, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, कैपिटल ए, टेम्परेचर केल्विन, कैपिटल के, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस मोल, और उसको जो सिंबल बनेगा वो बनेगा MOL। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका यूनिट बनता है कैंडिला और CD। क्लियर हो गई, इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये वो चीज़ है जो आपकी एंटी टेस्ट के अंदर काम आएगी। आप जब MCQs में भी आ सकते हैं, एंटी टेस्ट में भी आ सकते हैं, तो ये जो है ना आपने बहुत अच्छे से जो है इसको, इस टेबल को बहुत अच्छे से मेमोराइज़ कर लेना, याद कर लेना। वैसे जैसे जैसे आप न्यूमेरिक्स करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, तो आपको वैसे हो जाएगी याद। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर एक्सप्लेन ऑन द बेस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और कॉल्ड द ड्राइव्ड। यानी जो फंडामेंटल से ड्राइव्ड हुई हैं वो आपके पास क्या आ जाएंगी, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। अब ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को देख लेते हैं हम। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हमारे पास कौन कौन सी हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हमें कुछ हमें क्वांटिटीज़ जो हैं वो ड्राइव्ड गिवन है। लेट्स सी, वॉल्यूम क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, फोर्स न्यूटन मीटर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूटन पर सेकेंड को, और न्यूटन पर सेकेंड करके भी लिख सकते हो। फोर्स का आ जाएगा कैपिटल N, न्यूटन, डेंसिटी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, एक्सलेरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ मूव टूवर्ड्स द पैराग्राफ।
ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज़ आर ईदर कैलकुलेट, जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं मैथमेटिकली और मेजर थ्रू इंस्ट्रूमेंट, यानी मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं और किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से भी कर सकते हैं। जितने भी साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं और अदर लाइक ब्लैक स्मिथ, आपका जो लोहार हो गया, कारपेंटर हो गया, गोल्ड स्मिथ सुनार हो गया, एंड इवन वर्कर एंड ordinary human measure those physical quantities with the help of the instrument. For instance, अगर हम example ले लें, your doctor use a thermometer to tell your body temperature, a carpenter use inchy tape to measure the length of the wood required for the furniture. अगेन ये सिंपल सी चीज़ें बताई गई हैं कि आप इन यूनिट्स को कहाँ कहाँ मेजर करते हो। जैसे आप अपनी हाइट मेजर करते हो, वज़न मेजर करते हो, इसके अलावा क्या चीज़ें मेजर कर रहे होते हो आप, टाइम मेजर कर रहे होते हो कि मैं कितनी देर में स्कूल जो है वो पहुंच जाऊंगी, और जो है वो इस तरह के जो काम हो रहे होते हैं ये सारे आप मेजर कर रहे होते हो, डेली लाइफ में हो रहे होते हैं। अगेन आपके जहन में जो एग्जांपल्स आ रही हैं आप उनको कमेंट करें, कोई यूनिक हो तो डेफिनेटली ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कॉमन भी एग्जांपल्स अप्रिशिएट की जाएंगी। नाउ अब पंचर मेंडर जो नहीं होता टायर बनाने वाला जो होता है, जो पंचर बनाने वाला होता है, यूज़ एन एयर गॉजेस टू चेक द एयर प्रेशर इन द टायर। सिमिलरली द केमिकल इंजीनियर यूज हाइड्रोमीटर फॉर डिस्क्राइबिंग द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। यानी वो एग्जाम्पल्स बता रहे हैं कौन कौन किन किन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके अपने काम चीज़ों को मेजर कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने टायर में हवा चेक करनी है या अपनी गाड़ी में पेट्रोल को रिफ़िल करना है, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो मेजर की जा रही हैं, नापी जा रही हैं। मेजरिंग ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज़ करेक्टली, उन चीज़ों को करेक्टली मेजर करना विद द इंस्ट्रूमेंट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। वैसे तो बहुत ईजी दिखता है लेकिन इट्स नॉट एन ईजी चीज़, मतलब इतना आसान होता नहीं है जितना आपको कहते हैं ना मशीन्स का भी यूज़ आना चाहिए। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ कह रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स आपको दिए जा रहे हैं उनका यूज़ भी आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर आपने मैन्युअली अगर थर्मामीटर यूज़ किया हो मरकरी वाला, तो उसका जो टेम्परेचर है वो चेक करना इतना आसान नहीं होता। उसके अंदर एक छोटी सी मरकरी की जो लाइन आ रही होती है उसको पहले नीचे लाना होता है और उसके बाद उसको रीड करना होता है। डिजिटल थर्मोमीटर तो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, या फिर मैनुअल आपने अगर बीपी चेक किया हो, मैनुअली अगर बीपी चेक करते हैं तो भी जो है आपको एफ़र्ट देनी पड़ती है, उसको एक्यूरेटली चेक करना पड़ता है, एरर ना आए, गलत मेजरमेंट ना हो। अच्छा जी, इज़ नॉट एन ईजी टास्क फॉर द साइंटिस्ट एंड द इंजीनियर। साइंटिस्ट आर सीरियसली कंसर्न विद द एक्यूरेसी। उनको क्या चाहिए होती है, एक्यूरेसी कि वो कोई गलत मेजरमेंट ना कर लें। अगर आप में से किसी एक को भी अगर इंची टेप दे के कहा जाए कि इनका शर्ट की मेजरमेंट ले लें कि स्लीव्स कितनी हैं, कॉलर कितने हैं और जो है वो शोल्डर कितना बन रहा है इनका, तो आप उस पर क्या होंगे, आपको डाउट होगा कि मैंने जो नापा है वो सही नापा है या कहीं गलती तो नहीं रह गई। तो ये जो मेजरमेंट होती हैं वो इतनी आसान नहीं होती, आपको उसको टेक्निकली डील करना पड़ता है। उसके बाद कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, अगर हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स अच्छा, मोर ओवर द इंस्ट्रूमेंट द डिज़ाइन, जो इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने बताए अच्छा एक लाइन स्किप हो गई है, इज़ नॉट एन ईजी टास्क एंड द साइंटिस्ट एंड द इंजीनियर। उसके बाद कह रहे हैं साइंटिस्ट आर सीरियसली कंसर्न विद द एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड इज सिंक्रोनाइजेशन, यानी उसको सही इंफॉर्मेशन को लिखना वो उनके लिए टास्क हो जाता है। सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं किसी चीज़ को सॉर्ट डाउन कर देना कि इसकी लंबाई चौड़ाई इतनी है या कोई भी मेजरमेंट है तो उसको मेजर करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। जैसे वेदर फोरकास्ट वाले बता रहे होते हैं कि एयर का प्रेशर कितना है और कब जो है मौसम कैसा हो जाएगा और कब जो है वो बारिश हो जाएगी, तो सारी मेजरमेंट्स जो होती हैं इट्स नॉट एन ईजी टास्क। उनको सारे डेटा को क्या करना पड़ता है, सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। मोर ओवर द इंस्ट्रूमेंट द डिज़ाइन, जो इंस्ट्रूमेंट उन्होंने बनाया होता है मोस्टली ऑफ देयर ओन सेक ऑफ द रिसर्च, कुछ वो अपनी रिसर्च के लिए बनाते हैं, विच आर रेडीली गोज ऑन टू द कमर्शनल मार्केट। वो पहले अपनी रिसर्च के अपने पर्पज़ के लिए बनाते हैं और बाद में उनको कमर्शलाइज करते हैं। पहले अपनी लैब के अंदर टेस्ट करते हैं, यूज़ करते हैं और उसके बाद उसको कमर्शलाइज करते हैं। मैनी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वी यूज़, जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे होते हैं टुडे आर द इन्वेंशन ऑफ द पॉइनियर साइंटिस्ट। पॉइनियर कहते हैं जो बेस, जिन्होंने शुरुआत की होती है, जिन्होंने स्टार्ट दिया होता है किसी चीज़ को। तो उन साइंटिस्ट ने क्या किए हैं, आज जो बहुत सारी इन्वेंशंस हैं वो पॉइनियर साइंटिस्ट थे।
यूजुअली द फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट वी यूज़ इन आर डेली लाइफ, जो हम आजकल की डेली लाइफ में यूज़ करें, आर मेजर्ड विद बेसिक एंड दी सिंपल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि छोटे छोटे जो सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको यूज़ करके जो है हम अपनी डेली लाइफ में मेजरमेंट कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टॉपिक। ये हमारा जो टॉपिक है स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ, ये हमारा फर्स्ट जो हमने पढ़ा था अभी अपना फंडामेंटल यूनिट लेंथ, ये उसका है। अब हम लेंथ को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे कि इसकी मेजरमेंट किस तरीके से की जा सकती है। इफ़ देयर इज़ एन एनी मेजरमेंट, अगर हमें कोई मेजरमेंट करनी पड़े दैट हैज़ बीन प्रूवन टू बी द मोस्ट यूज़फुल टू द ह्यूमनिटी, अगर हमें इंसानियत के लिए कोई मेजरमेंट करनी पड़ जाए, इट इज़ लेंथ, तो वो क्या है, लेंथ की मेजरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल द लेंथ इंक्लूड द इंच, फुट, यार्ड, माइल एंड मीटर। आप लोगों ने देखा होगा हैदराबाद से कराची जा रहे होते हैं, आपको थोड़ी देर बाद बताया जा रहा होता है कि इतने किलोमीटर रह गया, इतने किलोमीटर रह गया, तो वो क्या है, आपको एक मोटिवेशन भी मिल रही होती है कि आपकी डेस्टिनेशन आने वाली है, आपका घर आने वाला है। आपको अगर कराची जाना है तो आप कराची पहुंचने वाले हैं। तो कह रहे हैं कि ये चीज़ें आपको हेल्प आउट कर रही होती हैं, यूज़फुल होती हैं इंसानियत के लिए। बहुत सारी जगहों पे जैसे आप अपनी हाइट को मेजर कर रहे हो, वज़न को मेजर कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली लेंथ के बारे में बात करेंगे हम कि लेंथ की मेजरमेंट जो है वो हम किस तरीके से हमारी डेली लाइफ के अंदर यूज़फुल हो सकती है। द लेंथ इज़ डिफाइंड एज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम प्लेन, यानी कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट हमारा ये है और एक पॉइंट ये है, और इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान क्या चीज़ है, ये जो लाइन आई है, दिस इज़ कॉल्ड द लेंथ। यानी कि दो जगहों के दरमियान, दो पॉइंट्स के दरमियान जो मेजरमेंट होगी वो क्या कहलाएगी, वो आपकी लेंथ कहलाएगी। क्या कहलाएगी, लेंथ कहलाएगी। उसके बाद कह रहे हैं द मीटर इज़ द एसआई यूनिट ऑफ द लेंथ एंड इज़ डिफाइंड एज, मीटर क्या है हमारे पास, एसआई यूनिट है हमारे पास। एसआई यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट जो है, इंटरनेशनल यूनिट हमारे पास जो है वो मीटर है। द लेंथ, और मीटर कहते किसे हैं, द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ लाइट इन अ वैक्यूम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल, और यहाँ पे इन्होंने उसकी वैल्यू बता दी ऑफ अ सेकेंड। ये चीज़ आप लोग को मैंने फंडामेंटल जब टेबल बना हुआ था उस टाइम मैंने ऐड ऑन कर देनी थी, लेकिन मैं अभी इसको ऐड ऑन कर देती हूँ। वो ये कि ये सारे जो यूनिट्स हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट्स, ये सारे के सारे जो हैं इंटरनेशनल म्यूज़ियम के अंदर रखे गए हैं, और हर यूनिट की जो मेजरिंग टूल है उसको भी वहाँ पे उन्होंने उस म्यूज़ियम के अंदर प्रिजर्व कर दिया, और उसकी एक एक साइड जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में भेज दी हैं। तो जो आपकी लेंथ का जो यूनिट है मीटर, वो किसकी मेजरमेंट को लेके बनाया जा रहा है, वो लेंथ, वो लाइट जो ट्रैवल कर रही है वैक्यूम के अंदर उसकी स्पीड को देख के, वो कितनी स्पीड तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, वो उसकी लेंथ मेजर की गई है। द बेसिक मेजरमेंट ऑफ द लेंथ कैन बी ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ द मीटर रॉड और द इंची टेप। आपके पास अगर स्टेशनरी बॉक्स में अगर स्केल है तो वो भी आपका मेजरिंग टूल है। उसके बाद कह रहे हैं मीटर रूल। मीटर रूल क्या होता है, अ मीटर रूल इज़ अ डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस होती है विच इज़ यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अ मीटर रूल ऑफ 1 मीटर इज़ इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ऑन 1 मीटर रूल ईच सेंटीमीटर इज़ डिवाइडेड इंटू 10 डिविजन्स, यानी वो 10 डिविजन्स क्या होंगी, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, तो वो फिर आपकी 100 डिविजन्स हो जाएंगी इस तरीके से। मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज, विच आर कॉल्ड millimeters. So the meter rule can be measured up to 1 millimeter as smallest reading. It is made up of a long rigid piece of a wood or a steel, यानी कि उसके अंदर जो बाइफर्केशन की गई है तो वो सेंटीमीटर से मज़ीद अगर हम बात करें तो मिलीमीटर में चेक कर सकते हैं। द ज़ीरो एंड ऑफ द मीटर रूल, जो ज़ीरो एंड होता है ऑफ द मीटर रूल is the first aligned with the one end of the object and the reading is taken where the other end of the object meets the meter rule. सपोज कीजिए कि अगर आप आप मेजर करना चाह रहे हैं तो आपने अपने स्केल को कहाँ रखना है, जो आपका स्केल होगा आपने उसको यहाँ पे रखना है बिल्कुल, और ये यहाँ का क्या लिखा हुआ आएगा,
ज़ीरो लिखा हुआ आएगा। फिर आप इसकी मेजरमेंट करेंगे 1 2 3 एंड हेयर कम्स 4। अब ये 4 से आगे है तो 4.2 4.3 इस तरीके से हम इसको मेजर कर लेंगे। क्लियर हो गई ये वाली चीज़। अब इसकी मीटर रूल के बाद जो हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है दैट इज़ दी वर्नियर कैलिपर। अच्छा, वर्नियर कैलिपर क्या करता है? वर्नियर कैलिपर जैसे आपका मीटर रूल आपको मेजरमेंट करने में हेल्प कर रहा है जैसे लेंथ की, सेम वाइज आपका वर्नियर कैलिपर भी आपको हेल्प करता है, लेकिन किस तरीके से? मोर एक्यूरेसी की तरफ करता है। यानी कि जैसे मैंने अभी ऊपर जो लाइन बनाई थी वो 4.2 बोला मैंने, लेकिन हो सकता है वो 4.3 हो। तो मतलब जो एक्यूरेसी चाहिए होती है उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं? वर्नियर कैलिपर यूज़ कर रहे होते हैं। तो वर्नियर कैलिपर को थोड़ा सा रीड करते हैं। वर्नियर कैलिपर इज़ अ प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी यूज टू मेजर द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल। इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों डिस्टेंस को एक्सट्रीमली एक्यूरेट, जो एक्यूरेट डिस्टेंसेस होते हैं उनको मेजर करते हैं। इट हैज़ बोथ इम्पीरियल एंड द मैट्रिक स्केल। इसके पास दोनों हैं, यानी कि इसके अंदर जो आपको दिखाए गए ये जो है ना डिजिटल वर्नियर कैलिपर है। डिजिटल वर्नियर कैलिपर में तो दोनों ही आपको दिखाए गए हैं और ऊपर आपको सादा वाला भी दिखाया गया। सिंपल वाला भी वर्नियर कैलिपर दिखाया गया, ये आपका सिंपल है और ये आपका डिजिटल है। यानी कि ये रिंग का जो है वो अभी जो मेजर किया जा रहा है, आउटर भी मेजर किया जा रहा है, और अगर हम इसी रिंग को इसके अंदर रख देंगे तो हम क्या मेजर कर सकते हैं? अंदर का स्ट्रक्चर भी मेजर कर सकते हैं। अभी ये बाहर का मेजर कर रहे हैं और अगर हम इसको अंदर रख के मेजर करेंगे तो फिर ये अंदर की रीडिंग भी बता देगा। तो दोनों इसके ज़रिए मेजरमेंट हो सकती है वर्नियर कैलिपर के ज़रिए। A vernier caliper has a main jaws that are used for measuring external diameter as well as the smaller jaws are used for measuring the internal diameter of an object। ये मैंने अभी आपको बता दिया पिक्चर में। रिंग को रखकर सम मॉडल्स हैव अ डेप्थ, उनकी हैव अ मॉडल्स उनकी डेप्थ कॉज होती है, यानी कि उसकी गहराई होती है। जैसे सपोज़ करें कि अगर हम किसी चीज़ की गहराई को मालूम कर रहे हैं, उसकी अगर हमें लेंथ मालूम करनी है तो फिर वो भी मॉडल्स ऐसे हैं, मॉडिफाइड हैं कि वो भी कर सकते हैं। द मेन स्केल इज़ फिक्स्ड इन अ प्लेस। जो मेन आपका स्केल होगा वो फिक्स रहेगा, वो नहीं लेगा। वर्नियर स्केल जो है होगा वो मूव करेगा। वाइल द वर्नियर स्केल इज़ मेड इज़ द नेम फॉर द स्लाइडिंग स्केल। वर्नियर स्केल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो मूव हो रहा है, उसका स्केल ऊपर नीचे हो रहा है। दैट ओपन्स एंड क्लोज द जॉस, जैसे कि आपको फिगर में शो किया गया है। अच्छा, ये रीडिंग वर्नियर कैलिपर जैसे हमने अभी सीखा था कि इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करना भी एक आर्ट है, हर कोई यूज़ नहीं कर सकता। तो ये जो वर्नियर कैलिपर है इसको यूज़ करने का तरीका, यानी स्टेप वाइज बताया गया है कि हाउ यू आर गोइंग टू यूज़ वर्नियर कैलिपर। पहला आपको इसके अंदर जो चीज़ सिखाई गई है वो किया गया है, प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन द जॉज ऑफ द वर्नियर कैलिपर। ये जो है आपके ये दो जॉज हैं, इन जॉज के अंदर आपने क्या कर लिया? वर्नियर कैलिपर को क्या कर लिया? प्लेस कर दिया टाइटली, ताकि उसकी मेजरमेंट एक्यूरेटली हो जाए। नोट द मेन स्केल, आपने मेन स्केल रीडिंग नोट करनी है। लाइज बाय द काउंटिंग लाइन्स बिफोर द ज़ीरो ऑफ द वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के ज़ीरो से पहले पहले आपने मेन स्केल की रीडिंग को चेक कर लेना है। उसके बाद क्या करना है? आपकी जो मेन रीडिंग आ रही है ना, अगर आप यहाँ पे देखो, ये जो मेन स्केल है ये आपका मेन स्केल है, और ये नीचे वाला ये वाला जो है ना आपका क्या है? ये वर्नियर कैलिपर का स्केल है। ठीक है जी, ये मेन स्केल। तो मेन स्केल में जो रीडिंग आ रही है वो 2 के बाद आ रही है। मैं एक सेकेंड आपको शो कर दूँ। यहाँ पे अगर आप देखो ना तो 2 के बाद आ रही है, ये 2 है और 2 के बाद रीडिंग आ रही है। और जो वर्नियर स्केल है उसकी रीडिंग अभी हम चेक करेंगे। काउंट द नेक्स्ट लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल आफ्टर द ज़ीरो कंसाइडिंग द मेन स्केल। जब वो मिल जाएगा उसके बाद हम उसकी रीडिंग को चेक करेंगे। तो जो कि इसको हम जूम करके यहाँ पे दिखाया गया है, तो वो क्या आ जाएगी? इसकी रीडिंग 0.6 आ जाएगी। यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि मेन स्केल की रीडिंग क्या है? 2.8 बन रही है, और जो वर्नियर स्केल की बन रही है वो बन रही है 0.6 mm। यानी कि एक्यूरेसी के लिए हम इन दोनों रीडिंग्स को क्या कर देंगे? ऐड ऑन कर देंगे। तो हमारे पास जो टोटल रीडिंग बन जाएगी वो बन जाएगी 3.4। क्या बन जाएगी? 3.4 हमारे पास रीडिंग आ जाएगी। क्लियर हो गया? ऐड किस तरीके से ऐड किया और किस तरीके से हमने इसको यूज़ किया। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा, अगर थोड़ी भी कन्फ्यूजन होगी तो इस टेबल के ज़रिए वो कन्फ्यूजन
सॉल्व हो जाएगी। देखिए, चेकिंग फॉर ज़ीरो एरर, हमें सबसे पहले देखना है कि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें एरर तो नहीं आ रही। उस चेकिंग को करने के लिए हम चेक करेंगे कि एरर है या नहीं है। हमें ये पता कैसे चलेगा कि एरर है या नहीं है, यानी कि जो वर्नियर स्केल है और जो मेन स्केल है, अगर वो दोनों, यानी कि मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर स्केल का ज़ीरो, अगर ये दोनों एक लाइन में आ जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं, तो हमारी एरर जो है वो ज़ीरो काउंट होगी। जैसे अगर आप यहाँ देख सकते हो, इस वाले टेबल के अंदर आप देखो मेन स्केल और ये यहाँ पे ये वाली जो लाइन है ये क्या है, दोनों एक हैं। तो द टू ज़ीरोज़ मार्क कंसाइड, मिल रहे हैं आपस में, जुड़ रहे हैं, तो हमारे पास एरर क्या हो जाएगी, कोई भी एरर, मतलब हमारे पास एरर नहीं है इसके अंदर। अगर एरर होती तो फिर हम रीडिंग के अंदर उसको ऐड ऑन करते या सब्ट्रैक्ट ऑन करते। अब हम आ जाते हैं ऑब्जर्व रीडिंग, हमने रीडिंग क्या नोट की। अगर हम इस डॉट को देखें, अगर ये जो हमारे पास ये जो सर्कल हुआ हुआ, अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर हमारे पास मेन रीडिंग क्या बन रही है, मेन रीडिंग हमारे पास बन रही है 3। क्या बन रही है मेन रीडिंग हमारे पास, 3 बन रही है। और वर्नियर स्केल के अंदर अगर हम रीडिंग को चेक करें तो वर्नियर स्केल के अंदर वो हमारे पास रीडिंग बन रही है 3.14। क्या बन रही है, 3.14। नाउ लेट्स काउंट 1 2 3 4। ठीक है जी, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, 3.14। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जर्व रीडिंग है वो क्या आ जाएगी, 3.14 आ जाएगी। करेक्टेड रीडिंग हमारे पास जो आ जाएगी वो ज़ीरो एरर, क्योंकि ज़ीरो एरर कोई है ही नहीं हमारे पास, तो हम इसको लिख देंगे 3.14। नाउ मूव करते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट हमारे पास जो बताई गई है ज़ीरो एरर के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास मेन स्केल है, ये हमारे पास वर्नियर स्केल है। तो आप यहाँ पे ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे ज़ीरो जो है वर्नियर स्केल का कहाँ मूव कर गया है, राइट की तरफ, यानी ये इससे जुड़ नहीं रहा बल्कि थोड़ा सा सेपरेट है। आप देखो, द ज़ीरो मार्क ऑन द वर्नियर स्केल इज स्लाइटली टू द राइट, किसकी तरफ गया हुआ है, राइट की तरफ गया हुआ है। ठीक है, आप जैसे वीडियो देख रहे हो तो ये जो मैंने एरो बनाया है तो वो आपके राइट हैंड साइड की तरफ बनाया है। तो ज़ीरो एरर जो आपकी बनेगी वो कितनी बनेगी, 0.03 बन रही है। क्या बन रही है, 0.03। अब ये 0.03 कैसे बन रही है ये भी मैं आपको बता दूँ। 0.03 ऐसे बन रही है बच्चों, देखो ये 1 2 3, तो ये जो हमारा ये जो लाइन आ रही है कौन सी आ रही है, 1 2 3, तो थर्ड पर आ रही है, तो हमारी 0.03 जो है हमारी वो एरर बन जाएगी। अच्छा जी, अब हम इसकी रीडिंग को नोट करेंगे। रीडिंग की नोट हमने की, ये 3 हमारे पास, 3 के बाद हमारे पास अगर हम वर्नियर स्केल को रीड करें, ये हमारे पास 3 तो आ गई रीडिंग, हमारे पास 3 की तो आ गई। अब हम वर्नियर स्केल पे चेक करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये कहाँ मिल रहा है, जाके 7 पे मिल रहा है। तो 7 पे मिल रहा है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, 3.17 सेंटीमीटर। अच्छा, क्योंकि ये राइट की तरफ था तो हम इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, हम इसको प्लस कर देंगे। तो 13.17 में हम क्या कर देंगे, 0.30 को प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3.14। अच्छा, इसमें सॉरी, इसमें ये चीज़ जो है हम माइनस करेंगे, लेकिन नंबर पॉजिटिव रहेगा, इसको हम करेंगे माइनस, यानी 3.17 को माइनस करेंगे, लेकिन ये जो रीडिंग है आपके पास ये पॉजिटिव होगी, यानी कि पॉजिटिव 0.03। ठीक है जी, द पॉजिटिव ज़ीरो इज़ एरर, पॉजिटिव ज़ीरो जो था वो एरर था, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रीडिंग, यानी कि इसको हमें माइनस करना है। मतलब जो हमारी एरर होगी हमें उसे सब्ट्रैक्ट करना होगा, लेकिन जब एरर हमारे पास नेगेटिव जाएगी, लेफ़्ट जाएगी, तो वो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गई। अब हम आ जाते हैं अपनी थर्ड इसकी तरफ आ जाते हैं, द मेन स्केल। कलर चेंज कर लेती हूँ, वर्नियर स्केल एंड द मेन स्केल। अब आप देखो, ये जो आपके पास वर्नियर स्केल है कहाँ जा रहा है, लेफ़्ट की तरफ जा रहा है। देखो ये इससे मिल नहीं रहा बल्कि कहाँ जा रहा है, लेफ़्ट की तरफ जा रहा है लेफ़्ट की तरफ। ठीक है जी, उसके बाद कह रहे हैं द ज़ीरो ऑन द वर्नियर स्केल इज स्लाइटली टू द लेफ्ट, द एरर इज़
-0.07। अब ये -0.07 कैसे हुई है, अगेन मैं आपको शो कर देती हूँ। देखो काउंट डाउन कर लो इसको, 1 2 3 4 5 6 7। क्योंकि ये लेफ़्ट की तरफ गया है, ये आपका ज़ीरो इस तरफ जा रहा है, तो हम इसको क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे, -0.07। अगेन हमारे पास जो मेन स्केल की रीडिंग है वो यहाँ पे क्या आ रही है, लेट मी शो यू। 3 हमारे पास मेन आ गई, और वर्नियर स्केल पे हमारे पास रीडिंग क्या आ रही है, 1। ठीक है, ये 1 है तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, 3.11। अब 3.11 में से हम क्या करेंगे, हमें सब्ट्रैक्ट तो करना ही है, लेकिन हम यहाँ पे जो नंबर लेंगे वो क्या लेंगे, -0.07। तो हम जब 3.11 में से इसको माइनस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, दो माइनस जब साइंस जब सेम होती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, वो ऐड हो जाती हैं। तो ये ऐड होकर हमारे पास बन जाएगा 3.18। द नेगेटिव ज़ीरो एरर इज़ एडेड टू द रीडिंग, वो ये ऐड हो जाएगी, और जो पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगी आपके पास, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो दिस इज़ हाउ वर्नियर स्केल जो है वो वर्क करता है। होप्स कि मैंने आपको इसको बहुत अच्छे से समझा दिया हो। लैब में जब हम जाएंगे तो इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। वर्नियर का जो है ना, हमारे पास एक पूरा एक्सपेरिमेंट है वो हम परफॉर्म करेंगे। तो तब आप इसको अगर फिर भी कोई क्यूरी हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा मुझसे, क्योंकि अब हम एक दूसरा मेजरिंग टूल की तरफ आ रहे हैं, वो है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज को पढ़ाने से, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को पढ़ाने से पहले थोड़ा सा माइंड को फ्रेश कर लें, ताकि इसको जो है आप अंडरस्टैंड कर सकें। वीडियो में एक ही बना रही हूँ, वीडियो में दो नहीं बना रही, क्योंकि टॉपिक आपका जो है वो एक सेम चलता हुआ आ रहा है फ्लो में। पहले हमने लेंथ पढ़ी, लेंथ में मीटर स्केल पढ़ा, वर्नियर कैलिपर पढ़ा, अब हम इसका नेक्स्ट मेजरिंग टूल पढ़ेंगे, दैट इज़ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। Now let's study micrometer screw gauge. Screw gauge is extensively used in engineering. Engineering field के अंदर यूज़ होता है for obtaining precision measurement. जब हमें बहुत एक्यूरेट रीडिंग चाहिए होती है इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर, तो हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज़ यूज फॉर मेजरिंग एक्सट्रीमली स्मॉल डायमेंशन, यानी कि वर्नियर स्केल आपको दे रहा था 0.00 दे रहा था, यानी कि आपके पास जैसे अगर सपोज करो 3 था तो 3 के बाद 2 डिजिट दे रहा था, यानी कि 1.4 दे रहा था, 1.7 दे रहा था, ये आपको वर्नियर कैलिपर दे रहा था, लेकिन 1.4 से ज़्यादा नहीं दे रहा था। लेकिन माइक्रोमीटर आपको क्या देगा, 3.141, यानी कि आपको 100 तक उसकी जो है ना एक्यूरेसी देगा। कौन देगा, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। उसके बाद कह रहे हैं स्क्रू गेज कैन बी इवन मेजर द डायमेंशन स्मॉलर देन दोज बाय द वर्नियर कैलिपर, जो वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा एक्यूरेट आपको मेजरमेंट करके कौन दे रहा है आपको, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। वर्क ऑन द सिंपल प्रिंसिपल कन्वर्टिंग द स्मॉल डिस्टेंस इनटू द लार्जर वंस। नाउ मूव करते हैं टूवर्ड्स द पेज नंबर 10 ऑफ योर फिजिक्स बुक, और इसके अंदर हमारे पास आ गई पिक्चर। किसकी पिक्चर है जी, स्क्रू गेज की पिक्चर है। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द स्क्रू गेज। इसको हम यहाँ पे जो है हमारे पास एक्यूरेट रीडिंग में स्केल आ गया, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का रूल आ गया। मेजरिंग द रोटेशन ऑफ द स्क्रू गेज, हम इसको रोटेट करते हैं, यहाँ पे उसको स्क्रूज दिए हुए होते हैं, उसको घुमाते हैं, उसको टाइट करते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है, इस स्पेस के अंदर ऑब्जेक्ट रखा जाता है और उसको टाइट किया जाता है। दिस स्क्रू प्रिंसिपल फैसिलिटेट द रीडिंग ऑफ द स्मॉलर डिस्टेंस ऑन द स्केल आफ्टर एम्पलीफाई कहते हैं उसको बढ़ा देना। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास से चीज़ें बड़ी नज़र आ रही होती है ना, सेम इस माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से क्या होती है, जो हमारी रीडिंग है वो बहुत अच्छी डेसिमल्स में नज़र आ रही होती है। अगेन जैसे हमने वर्नियर कैलिपर को रीड करना सीखा था, इसकी भी हमें 4 स्टेप्स दिए गए। इन स्टेप्स को जूम करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने टर्न द थिम्बल अंटिल द एनविल एंड द स्पेंडल जेंटली ग्रिप द ऑब्जेक्ट, यानी कि ये जो हमें बताया गया है एनविल, स्पेंडल और थंबनेल, इसको क्या करेंगे हम एडजस्ट कर लेंगे ताकि हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है ये उसके अंदर ग्रिप डाउन हो जाए। देन टर्न द रेचर्ड अंटिल इट स्टार्टेड टू क्लिक। अब इसको हम घुमाएंगे, यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरीके से हम घुमाएंगे वो क्लिक कर जाए। स्टेप 2 में यानी कि उसको फिट करना बताया, ऑब्जेक्ट को किस तरीके से हम फिट करेंगे जिसको हम मेजर कर रहे होंगे।
टेक द मेन स्केल रीडिंग टू द एज ऑफ द थंबनेल, यानी कि मेन स्केल रीडिंग हम मेजर करना शुरू करेंगे। ठीक है, जो तो मेन स्केल रीडिंग हम अगर इस ऑब्जेक्ट को देखो तो हमें जूम करके दिखाई गई है कि हमारे पास जो मेन स्केल रीडिंग आ रही है वो क्या आ रही है हमारे पास 4.5। अब देखो 1 2 3 4, अगर आप अपने इसके बुक में लिख लो तो ये 4 लाइंस मैंने ड्रॉ कर दी है 4। अच्छा 4 के बाद आप देखो यहाँ पे छोटा सा मार्क नज़र आ रहा है, यानी 4.5, यानी कि ये हमें इस सिविल ट्रेडिंग 4.5, यानी कि हमें रीडिंग बता दी गई है एक ऑब्जेक्ट की, क्या बता दी गई है 4.5 मिलीमीटर। अच्छा अब जो थिम्बल रीड करेगा, ये वाला जो चीज़ है, ये जो हमें रीड करेगी, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लूँ पेन का, वो हमें क्या बताई गई है, देखो वो हमें बताई गई है यहाँ से जब हम इसको रीड करेंगे तो देखो 10 के बाद आप देखो यहाँ से 1 2, तो ये जो लाइन आ रही है 1 2 यानी कि 10 के बाद आ रही है, तो क्या आ जाएगा 4.5 और 1.2, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.62। ये यानी कि हमने क्या की रीडिंग एक्यूरेट रीडिंग की तरफ चले गए। वैसे हमें 4.5 नज़र आ रही थी, लेकिन वो 4.5 से कितनी एक्यूरेट है, 4.62 है। तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया टेक द थंबनेल स्केल टू रीड द अपोजिट डॉटम लाइन ऑफ द मेन स्केल, मल्टीप्लाई दिस रीडिंग टू द लीस्ट काउंट। इन्होंने बताया कि वो हम ऊपर स्टेप में टोटल कर चुके हैं, यानी इन्होंने स्टेप वाइज बता दिया गया। नाउ एट द मेन रीडिंग स्केल टू द थंबनेल रीडिंग, दिस विल गिव द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे पास सर्किल एक बॉल है, सर्किल तो नहीं है, स्फीयर में है हमारे पास बॉल है, तो उसका हम जो है वो डायमीटर कैलकुलेट कर लेंगे। दिस इज़ हाउ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज वर्क ऑन। उसके बाद यहाँ पे हमें बताया गया है जी चेकिंग द ज़ीरो एरर। अगर आपने वर्नियर कैलिपर की रीडिंग अभी टेबल जो मैंने दिखाया था उसको समझ लिया तो सेम ये चीज़ भी वही है, इसके अंदर भी चेकिंग फॉर द ज़ीरो एरर, हम ज़ीरो एरर करेंगे। देखो अब मैं थोड़ा सा जल्दी से रिकैप कर दूंगी, ये दोनों स्केल आपस में मिल रहे हैं, ज़ीरो पे हैं, तो द ज़ीरो मार्क ऑन द थंबनेल स्केल मिल रहा है कंसाइड्स विद द डॉटम लाइन ऑन द मेन स्केल एंड द रीडिंग ऑन द मेन स्केल इज़ ज़ीरो। तो हमारे पास एरर क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। अगर ये ऊपर नीचे होती तो या तो अगर वो पॉजिटिव होती तो फिर हम क्या करते उसको माइनस कर देते हम, और अगर नेगेटिव होती तो वो ऐड ऑन हो जाती। यहाँ पे रीडिंग हमें बताई गई है क्या बन रही है, 2 बन रही है, और यहाँ पे रीडिंग क्या बन रही है, 2.25 बन रही है। अगर आप इसको मेजर करो 2.25, इन दोनों को जमा कर देंगे, क्योंकि एरर हमारे पास कोई है ही नहीं तो ना हम ऐड करेंगे ना सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर हो गई ये वाली चीज़। अब हम पढ़ेंगे एरर वाली चीज़। अब देखो यहाँ पे बताया गया है ज़ीरो ऑन द डॉटम लाइन कैन बी सीन, हमें नज़र आ रहा है पॉजिटिव एरर रीडिंग, पॉजिटिव एरर रीडिंग, और पॉजिटिव एरर रीडिंग कितनी बन रही है हमारे पास, हमें ये वाली जो लाइन है वो नज़र आ रही है, डॉटम लाइन नज़र आ रही है, दैट मीन्स एरर पॉजिटिव है। अब हम एरर पॉजिटिव लेंगे, लेकिन कितनी पॉजिटिव है, 0.07, कितनी पॉजिटिव है, 0.07। अब देखो यहाँ पे इसको मेंशन भी करके दिखा दिया 5 6 7। रीडिंग कितनी आ रही है हमारे पास, रीडिंग आ रही है हमारे पास 2, ठीक है, और हमारे पास एरर क्या आ रही है, अच्छा रीडिंग आ रही है हमारे पास 2, और इसके अंदर जो हमारे पास रीडिंग आ रही है वो आ रही है 2.25, क्या आ रही है 2.25 आ रही है। अच्छा ये 2.25 इन्होंने गलत मेंशन किया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लें, ये 2.25 नहीं है, ये 32 है, क्योंकि 30 31 32 30 के बाद 30 31 32 होगा, तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ये 32 बनेगा, और 32 भी नहीं बनेगा, 0.32 बनेगा, 0.32 बनेगा, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, 2 प्लस 0.32 को जब जमा करेंगे हमें ये रीडिंग मिल जाएगी। लेकिन अभी हमने इस रीडिंग के अंदर एरर नहीं निकाली है, इस रीडिंग में हमने एरर को जो है रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव 0.07 से, तो हमें मिल जाएगा 2.25। अब हम देख लेते हैं जब हमारे पास डॉटम लाइन नहीं नज़र आएगी, एक सेकेंड, यहाँ पे हमें डॉटम लाइन नज़र नहीं आ रही, ज़ीरो मार्क ऑन द डॉटम लाइन
कैन नॉट बी सीन द एरर इज़ नेगेटिव। जब एरर हमारे पास, जब हमें ये वाली जो लाइन थी ऊपर नज़र आ रही थी, यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रही ये लाइन, ठीक है। जब नज़र नहीं आ रही तो हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास एरर नेगेटिव हो जाएगी, एरर नेगेटिव हो जाएगी। और अब हम इसकी रीडिंग को देख लेते हैं। ये वही रीडिंग है जो हम अच्छा ये दूसरी रीडिंग है, ये 30 थी और ये हमारे पास 223। अच्छा ये रीडिंग सही है, ये 2 हमारे पास रीडिंग आ गई माइक्रोमीटर स्क्रू गेज पे, क्या आ गई 0.32। ये हमारे पास एक्यूरेट है। 20, 21, 22, 23, तो हमारे पास 2.23 आ गई। इसको और हमारे पास जो एरर थी, इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास दो नेगेटिव मिलके क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव। तो हम इन दोनों नंबर्स को क्या कर देंगे, ऐड ऑन कर देंगे, दैट इज़ 2.25 मिलीमीटर। दिस इज़ हाउ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज वर्क्स ऑन। मैंने आपको कोशिश की है वर्ड टू वर्ड एक एक चीज़ एक्सप्लेन करने की। बच्चों अगर फिर भी नहीं समझ में आई कोई बात तो आप मुझसे जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। और अगर कोई समझाने में होता है ना, फ्लो में पढ़ा रहे होते हैं, कहीं ना कोई मिस्टेक हो गई है किसी वर्ड की, किसी नंबर की, तो वो भी आप करेक्ट कर सकते हैं। वो भी जो है ना आपको अप्रिशिएट किया जाएगा कि आपने उस मिस्टेक को पॉइंट आउट किया है। अब हम आ जाते हैं अपने सेकेंड फंडामेंटल यूनिट की तरफ, जो कि है हमारा मास्क, द स्टैंडर्ड ऑफ द मास्क। लेट मी चेंज द पेन। द किलोग्राम इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ द मास। किलोग्राम जो है वो वज़न का, वज़न हम कितनी चीज़ें वज़न कर रहे होते हैं, खुद का वज़न कर रहे होते हैं, ग्रॉसरी आइटम्स का वज़न कर रहे होते हैं, तो क्या है, किलोग्राम इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ द मास्क एंड इज़ इक्वल टू द मास्क ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम प्लेटिनियम इरिडियम। वो जो था लाइट थी ऑफ द वैक्यूम, जब हमने लेंथ पढ़ी थी तो, ठीक है। ये आपकी प्लेटिनियम इरिडियम कैप्ट एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ द वेट एंड द मेजर, जो मैंने आपको बताया था कि एक म्यूज़ियम है, वहाँ पे ये सारे के सारे जो है ना फंडामेंटल यूनिट्स रखे गए। तो इसकी जो मास की मेजरमेंट है वो प्लेटिनियम इरिडियम की है। मूव कर, अच्छा इसमें इन्होंने ये पिक्चर भी बताई गई है, ये इनका प्रोटोटाइप है। नाउ मूव करते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। On the next page we have the kilogram is a cylinder of a special metal about 30 millimeter wide and 39 millimeter tall that serve as a world mask unit। जो आपको नेक्स्ट पेज पे जो दिखाया गया है उसकी लंबाई और चौड़ाई बता दी गई है। तो फॉर द सेक ऑफ द नॉलेज आप इसको हाईलाइट कर लो। पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं आ सकता है एमसीक्यूज़ वगैरह में। अभी नहीं आएगा, स्कूल लेवल पर नहीं आएगा तो यूनिवर्सिटी लेवल पर आ सकता है, कॉलेज लेवल पर आ सकता है। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। Each country that subscribed to the International Metric Convention was assigned to one or the more copies of the international standard. These are known as national prototype meter and the kilometer। यानी उनको एक लेंथ का भी उनको सैम्पल दे दिया और एक उनको मास का भी दे दिया, ताकि वो अपने अपने कंट्री के अंदर मेजरमेंट फॉलो कर सकें एक्यूरेटली। अच्छा जी, यहाँ पे इन्होंने कुछ डू यू नो भी बता दिए। डू यू नो मैंने लास्ट टाइम भी स्किप कर दी थी। इन्होंने कुछ जो है वो मेजरमेंट्स बता दी हैं पाउंड्स वगैरह की, तो ये आप इसको चेक कर लीजिएगा। मूव करते हैं फिज़िकल बैलेंस की तरफ। फिज़िकल बैलेंस यानी वो हम इस जो आपकी लेंथ थी उसको मीटर रॉड से मेजर कर रहे थे, मीटर स्केल से मेजर कर रहे थे। इसका ये आपको मेजरिंग बैलेंस सिखाया गया है, इसके ज़रिए से मेजरमेंट करेंगे। थोड़ा क्विक रीड करूँगी, इसके अंदर एज सच एक्सप्लेनेशन की कोई चीज़ नहीं है। माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, आपने नाम भी पहली दफ़ा सुना होगा। लेकिन ये जो फिज़िकल बैलेंस है ना, ये इसको आम ज़बान में हम तराजू भी कहते हैं। लेकिन ये वाला जो फिज़िकल बैलेंस है ना, ये आप लैब्स वगैरह में जब आप साइंटिफिक मेजरमेंट कर रहे हैं, जैसे यानी आप फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको जो है वो मेजरमेंट के तौर पे बताया गया है। लेट मी रीड द होल। द फिजिकल बैलेंस इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, ये वो इंस्ट्रूमेंट है यूज़ फॉर द मेजरमेंट ऑफ द मास। इट इज़ मोस्टली यूज इन लेबॉर्ट्री, ये लेबॉर्ट्री में यूज़ होता है। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द मोमेंटम। मोमेंटम आगे हम पढ़ेंगे, अभी मैं नहीं बता रही क्योंकि वीडियो जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। बस इस टर्म को अंडरलाइन कर ले, नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। इट कंसिस्ट ऑफ अ लाइट एंड अ रिजिड बीम ऑफ द ब्रास मेटेलिक प्लर्स वुड एंड बेस, 2 पेन्स, अ मेटेलिक पॉइंटर एंड अ आर्बरी स्केल, और इसमें स्केल भी लगा हुआ है। द प्लम
लाइन इंडिकेट वेयर द बैलेंस इज़ हॉरिजॉन्टल, और जो प्लम्प लाइन है वो इंडिकेट करती है कि बैलेंस जो है वो आपका बराबर होना चाहिए. द आइडियल कंडीशन, द प्लम्प लाइन इज अलाइन with the end of the knob fixed with the pillar. When the beam is horizontal, the pointer remains on the zero mark on the arbitrary scale. The whole box has leveling screws at the bottom to set it horizontal. The device is enclosed in a glass box to avoid wind effect. देखिए कितनी मज़े की इन्होंने एक बात यहाँ पे लिखी है कि उसको बैलेंस को एक्यूरेट रखने के लिए उसको शीशे में बंद कर दिया है ताकि हवा से भी वो हिले जुले ना, बैलेंस बराबर है. अब हम इस को देख लेते हैं इस छोटे से मेजरिंग बैलेंस को. यहाँ पे जो है ये पेन दिया गया है, ये स्केल है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे स्केल बना हुआ है, ये पॉइंटर है. ये पॉइंटर क्या बताएगा? बैलेंस की मेजरमेंट बताएगा. ये ऊपर से कनेक्ट हुआ हुआ है बीम से. बैलेंसिंग स्क्रू दिए हुए हैं उसको टाइट रखने के लिए, ठीक है. प्लर दिया हुआ है, स्केल इसके साथ साथ ही पॉइंटर के साथ ही प्लर है, प्लम्प है, उसको सपोर्ट दिया गया है. देखो यहाँ पे, लेट मी चेंज द कलर, ये जो है आपकी प्लम्प है ये, और वज़न है, वेट्स हैं. तो इस तरीके से अगेट नाइफ एंड अगेट प्लेट यहाँ पे दी गई है, बीम के साथ एडजस्ट कर दी गई है. यानी कि जब हम वज़न रखते हैं, जैसे सपोज़ करें यहाँ पे एक वेट रखा हुआ है और यहाँ पे जो कोई भी मेजरिंग और ऑब्जेक्ट रखा गया उसको बैलेंस करेंगे, तो जब ये बैलेंस हो जाएगा यहाँ पर, तो हम कहेंगे कि हमारा जो मेजरिंग जो जो भी हमने वेट रखा है वो इसका वेट इतना है. उसके लिए हमें ये वाली जो लाइन है पॉइंटर लाइन, ये बैलेंस होनी चाहिए. दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. ये भी हम जो है इंशाल्लाह फ़िज़िक्स की लैब में जब हम जाएंगे प्रैक्टिकल करने तो इसको स्टडी कर लेंगे, इसको स्टडी के साथ साथ इसको थोड़ा सा ऑब्ज़र्व कर लेंगे, कुछ एक दो ऑब्जेक्ट्स को मेजर करके देख लेंगे. तो ये आप तब तक के लिए वेट करें. उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस. इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस तो आपने आम जाम बहुत कॉमनली देखे होंगे, अपने घर में भी होंगे बहुत सारे बच्चों के. द डिजिटल बैलेंस मीटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट कन्फिगर्ड विद द इंटीग्रेटेड सर्किट, और उसके साथ क्या होता है, एक सर्किट जुड़ा हुआ होता है, एंड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द बैलेंसिंग फोर्स. वहाँ पे तो आपको तराजू वराजू टाइप का पूरा सेटअप दिखाया था. डिजिटल बैलेंस के अंदर एक सर्किट होता है. क्या होता है? एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जो उस वज़न को मेजर कर रहा होता है. और ऑब्वियस सी बात है वो सेल्स से या किसी चीज़ से, बैटरी से कनेक्ट हुआ हुआ होता है. ऐसे ही नंबर नहीं आ रहे. द डिवाइस इज टर्न ऑन एंड सेट टू द ज़ीरो. पहले वो ज़ीरो पे लाई जाती है. देन द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड ऑन द प्लेट. फिर यहाँ पे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है वज़न करने के लिए, जो जिस भी चीज़ का आपको वज़न करना होता है. द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जहाँ स्क्रीन पर आपको रीडिंग आ रही होती है. द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज अवेलेबल इन डिफरेंट रेंज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट सच एज माइक्रोग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम. जैसे अगर आप सुनार के पास चले जाएँ तो छोटा होगा, मतलब माइक्रोग्राम में होगा. उससे थोड़े बड़े अगर आप उस पर चले जाओ तो मिलीग्राम होगा. जैसे आपने देखा होगा अक्सर जो गरम मसाले वगैरह ख़रीद रहे होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, वो आप किलो में तो नहीं ख़रीदते ना गरम मसाले. अगर काली मिर्च ख़रीदनी है या कोई छोटी चीज़ आपने ख़रीदनी है, जो इलायची ख़रीदनी है, तो वो फिर आप इसको किस में मेजर करते हो? ग्राम, मिलीग्राम में मेजर कर रहे होते हो. या ज़ाफ़रान ख़रीदनी है, ज़ाफ़रान बहुत कॉस्टली होती है, तो वो आप फिर उसको मिलीग्राम, ग्राम में मेजर कर रहे होते हो. सोना होता है वो भी आप कम क्वांटिटी में मेजर कर रहे होते हो. किलोग्राम में आप आटा, दाल, चावल जो होते हैं वो आप मेजर कर रहे होते हो, या अपना वज़न मेजर कर रहे होते हो. तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स ऑन. अब हम आ जाते हैं थर्ड यूनिट की तरफ. थर्ड हमारा जो फंडामेंटल यूनिट है वो टाइम है. इसको भी मैं इसी वीडियो के अंदर कवर करवा दूँगी ताकि हमारे तीनों जो मेजरिंग जो हैं वो कवर हो जाएं. थोड़ा सा अगेन आप अपने माइंड को थोड़ा सा फ्रेश कर लें ताकि आपको इस टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट अच्छे से समझ में आ सके. मैं थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे चीज़ों को पढ़ा रही हूँ. अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हों तो आप उसको प्लेबैक करके भी देख सकते हो. आपके पास वीडियो है तो ऑप्शन है. क्लास में तो ये शिकवा शिकायत होती है ना कि टीचर ने जल्दी से पढ़ा के जो है वो क्या कहते हैं चली गई, लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको रीप्ले करके सुन लो. आप अगर अभी बोर हो गए हो तो उसको पॉज कर दो, थोड़ी देर के बाद सुन लेना. तो आपके पास ऑप्शन है, लेकिन आप जब उसको सर्च करोगे तो आपके पास एक कंप्लीट कंपाइल वीडियो होगी. नाउ मूव करते हैं टूवर्ड्स द स्टैंडर्ड ऑफ द टाइम. टाइम की तरफ आ जाते हैं. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, स्टैंडर्ड ऑफ द टाइम
बिफोर 1960 द स्टैंड ऑफ द टाइम वॉज डिफाइंड इन टर्म ऑफ द मीन्स ऑफ द सोलर डे। पहले उसको सोलर डे चांद के हिसाब से मेजर किया जाता था। इन द अर्लीज 90s द रोटेशन ऑफ द अर्थ is now known as very slightly with the time. This motion is not good one to use for defining a standard time. जो ये जो चीज़ थी जो सोलर के हिसाब से सूरज के हिसाब से इसको मेजर किया जा रहा था, ये एक सही सिस्टम नहीं था. In 1967 the second was redefined to take the advantage of the high precision attainable in a device known as the atomic clock. आपको नीचे क्लॉक भी दिखाई गई है ये वाली, which is used to characterize the frequency of the cesium. आपने अभी पढ़ा था वेट, वो प्लेटिनियम इरिडियम था, और जो लेंथ पढ़ी थी वो आपने उसकी लाइट इन अ वैक्यूम पढ़ी थी. तो यहाँ पे आपके पास सीजियम 133 एटम एज अ रेफरेंस क्लॉक, यानी उसकी जो वाइब्रेशन है उसको आप क्या ले रहे हो, उसकी जो फ्रीक्वेंसी उसको आप ले रहे हो एज अ रेफरेंस क्लॉक ऑफ द सेकेंड, यानी उसको आप टाइम के लिए कंसीडर कर रहे हो. द सेकेंड इज़ नाउ डिफाइंड एज, सेकेंड को अगर हम डिफाइन करेंगे तो सेकेंड को कैसे डिफाइन करेंगे, ये इन्होंने इनके टाइम्स बता दिए हैं. मैं अभी इसको नहीं जो है वो पढ़ी, आप बस इसको अंडरलाइन कर लो. इन द पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द रेडिएशन इन द सीजियम एटम, यानी कि सीजियम एटम की जो है ना वाइब्रेशन. अब मूव करते हैं टुवर्ड्स द स्टॉप वॉच. अगर हम स्टॉप वॉच की बात करें, स्टॉप वॉच इज़ यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू इवेंट, यानी दो इवेंट के दरमियान, यानी कि कोई एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है और वो कब ख़त्म हो रही है, स्टार्ट टू द एंड. तो उस एक्टिविटी, उस इंटरवल को मालूम करने के लिए हम स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं. जैसे हम ओलंपिक्स में यूज़ करते हैं, रेसिंग्स में यूज़ करते हैं, एग्ज़ाम्स में हम जो है टाइम बाउंड कर देते हैं कि भाई 3 घंटे का पेपर है, 2 घंटे का पेपर है, तो हम स्टॉप वॉच लगा देते हैं. या मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि हम 1 घंटा पढ़ते हैं, तो वो स्टॉप वॉच स्टार्ट करके भी पढ़ना शुरू कर देते हैं. तो ये जो है आपको क्या बता रही जा रही होती है, ये आपको स्टॉप वॉच टाइम ड्यूरेशन बता रहा होता है कि कोई दो इवेंट्स के दरमियान स्टार्ट से लेकर आखिर तक कितना टाइम कंज्यूम है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द स्टॉप वॉच, मैकेनिकल एंड द डिजिटल. मैकेनिकल ये वाली है और डिजिटल जो है वो नेक्स्ट पेज पर होगी. ठीक है जी. स्टॉप वॉच दो होती हैं, मैकेनिकल एंड द डिजिटल. मैकेनिकल स्टॉप वॉच कैन मेजर अ टाइम इंटरवल अप टू 0.2 इट हैज़ अ नॉब. ये ऊपर जो है इसकी नॉब लगी हुई होती है, इसको प्रेस करते हैं ऐसे करके, इसको ऐसे करके प्रेस करेंगे तो हमारा जो है वो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा. उसके बाद कह रहे हैं यूज टू द विंड द स्प्रिंग दैट पावर्ड द वॉच. इट कैन बी ऑल्सो यूज टू स्टार्ट और स्टॉप एंड रीसेट बटन. उसके अंदर रीसेट बटन भी होता है, स्टार्ट का भी होता है, स्टॉप का भी होता है. द वॉच स्टार्ट विद द नॉब इज प्रेस्ड वंस. जैसे हम प्रेस करते हैं टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है. व्हेन प्रेस द सेकेंड द वॉच स्टॉप वाइल द थर्ड प्रेस ब्रिंग्स द नीडल बैक टू द ज़ीरो. और जब हम 3 दफ़ा उसको तीसरी दफ़ा प्रेस करेंगे तो वो दोबारा ज़ीरो, यानी पहली दफ़ा प्रेस करेंगे स्टार्ट होगी, दूसरी दफ़ा प्रेस करेंगे स्टॉप हो जाएगी, और तीसरी दफ़ा प्रेस करेंगे तो वो दोबारा से ज़ीरो पे, यानी नेक्स्ट टाइमिंग के लिए वो रीस्टार्ट हो जाएगी, यानी कि वो ज़ीरो पर आ जाएगी. डिजिटल स्टॉप वॉच. अगर हम डिजिटल स्टॉप वॉच की बात करें तो ये आपको यहाँ पे पिक्चर दिखा दी गई है जी, बड़ी खूबसूरत सी, जो वो डिजिटल स्टॉप वॉच है. अ डिजिटल स्टॉप वॉच कैन मेजर अ टाइम इंटरवल 0.0 second. It start to indicate the time lapse of the start and the stop button is pressed as soon as. यहाँ पे आसान है, 2 बटन्स दिए हुए हैं स्टार्ट एंड स्टॉप का. indicates the time interval recorded between the start and the stop of an event. A reset button restore the initial zero, वो ज़ीरो पर आ जाता है जैसे आपको अभी स्क्रीन पे दिखाया गया है. Nowadays almost the mobile phones have a स्टॉप वॉच फंक्शन. आप सबके पास, अब वीडियो देख रहे हो, आप सबके पास जो है वो मोबाइल के अंदर टाइम में जाके आप जो है स्टॉप वॉच ऑन कर सकते हो और किसी भी एक्टिविटी की आप टाइम ड्यूरेशन चेक कर सकते हो. अच्छा जी. ह्यूमन रिएक्शन एरर बताया गया है कि जब आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट या स्टॉप करते हो तो क्या होता है कि एरर आ जाती है. जैसे हमने वर्नियर कैलिपर में एरर को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, माइनस एंड ऐड कर रहे थे रीडिंग को, सेम टाइम के अंदर भी एरर आ रही होती है. कैसे आ रही होती है, लेट्स explain you. The human reaction error as analog or the digital watch is operated by the human manually. They have to be start or stop by hand. हम हाथ से ऑन करें, हाथ से ऑफ करें तो क्या आते हैं, कोई ना कोई एरर आ जाती है. दिस कॉज अ रैंडम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द टाइम कॉल्ड द ह्यूमन रिएक्शन टाइम. For most people, human reaction time is about 0.3 to 0.5 second. Therefore, for more accurate measurement of the time interval, light gates can be used. क्या यूज़ किए जाते हैं,
लाइट गेट्स यूज़ किए जाते हैं जो हमारे पास एरर आ रही है, क्या एरर आ रही है, 0.3 और 0.5 की जो एरर आ रही है वो क्या हो जाती है हमारे पास, रिमूव हो जाती है। तो ये लाइट गेट्स लगे हुए हैं वो इस एरर को क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो लाइट गेट्स यूज़ किए जाते हैं। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि ह्यूमन रिएक्शन एरर, जो ह्यूमन रिएक्शन की जो टाइम एरर आ रही है वो कैसे होती है, थ्रू लाइट गेट्स जो है वो रिमूव हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पे जल्दी से ये तीनों क्वेश्चंस के जवाब आप देख लें। यहाँ पे हम अपनी वीडियो को जो है वो एंड करेंगे। व्हाट इंस्ट्रूमेंट विल यू चूज़ टू मेजर द हाइट ऑफ योर फ्रेंड। अगर आपको अपने दोस्त की हाइट मालूम करनी है तो क्या यूज़ करेंगे, वेरी नाइस, हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे मीटर स्केल, METER, मीटर स्केल। मीटर स्केल के ज़रिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम अपने फ्रेंड की जो है वो हाइट मेजर कर लेंगे। उसके कैन यू डिस्क्राइब हाउ मेनी सेकेंड्स, क्या आप डिस्क्राइब कर सकते हो हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन अ ईयर। एक ईयर में कितने होते हैं, तो एक ईयर में एक ईयर का पहले बाद में निकालेंगे, पहले हम एक दिन का निकाल लेते हैं, एक दिन का निकाल लेते हैं। देखो एक दिन में होते हैं 24 आवर्स, ऐसे ही होता है 24 आवर्स, और 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है जी, 60 मिनट्स होते हैं। और सेकंड कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ये हमारे पास एक दिन का निकल गया। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 365 से तो हमें क्या मिल जाएगा, एक साल का मिल जाएगा। एक साल की मेजरमेंट में हम क्या करेंगे, सिंपल मैं आपको बता दूं, 24 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 365, ये एक ईयर का हो जाएगा। अगर ये ईयर लीप ईयर में आ जाए, अगर क्वेश्चन आ जाए कि लीप ईयर में कितने होंगे, तो फिर हम इसमें क्या ले लेंगे, 366 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हो गई ये वाली चीज़। आप कमेंट के अंदर इसकी जो ईयर के जो सेकंड्स बन रहे हैं ना वो मुझे ज़रूर बताइएगा, लीप ईयर में भी बताइएगा और वैसे ईयर में भी बताइएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड, विच इंस्ट्रूमेंट विल यू चूज़ टू मेजर योर मास्क। अपना वज़न मेजर करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, डिजिटल बैलेंस। डिजिटल बैलेंस आपको क्या बताएगा, आपका वेट बताएगा। तो ये जो थे वो तीन बहुत आसान से क्वेश्चन थे। अच्छा, ये मैंने देखा नहीं, यहाँ पे देखो आपको टेबल भी बताया हुआ है, आवर्स में कितने मिनट्स हैं, सेकंड्स कितने हैं। तो ये जो सेकंड्स आ रहे हैं ना, आप 3600 को मल्टीप्लाई कर दो 24 से और मल्टीप्लाई कर दो 365 से, तो भी आपको जो है वो ईयर का मिल जाएगा। यहाँ पे मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ इस होप के साथ कि आपको ये टॉपिक और बहुत सारी चीज़ें जो कन्फ्यूजन रही होगी आपको क्लास में वो सॉल्व हो गई होगी। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया, और कोई कन्फ्यूजन है तो वो ज़रूर कमेंट में जो है आप मेंशन कीजिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।